नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अभ्युदय बजट। जी हां, प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा दिन रहा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 4,38,317 करोड़ रुपए के इस बजट को सरकार ने विकास और विश्वास का दस्तावेज बताया। सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर रहा। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि महिला सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप, युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती और ग्रामीण विकास के लिए 40,000 करोड़ से अधिक की राशि का ऐलान किया गया है। तो जल जीवन मिशन, सड़कों की मरम्मत, श्रमिक कल्याण और सामाजिक योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब सवाल यही है, क्या ये घोषणा जमीन पर असर दिखाएंगी या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएंगी और जनता इस बजट को कितना पसंद करेगी? तो चलिए इन सवालों के साथ बजट पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेत्री संगीता शर्मा, अर्थशास्त्री विजय बंसल और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले शर्मा जी, आप ही से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। क्या संदेश दे रहा है ये बजट तीसरा? देखिए, जो एक सरसरी नजर से देखने पर एक बात साफ होती है कि बजट जो है वो ये सोच करके बनाया गया है कि आने वाले समय में चुनाव नहीं है। दूसरी बात जो उसमें दिखती है ये है कि सभी विभागों को समान रूप से कितना अधिक दिया जा सकता है, कहाँ कटौती की जा सकती है, उन सारी की व्यवस्था की गई है। और तीसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, महिला, किसान, युवा और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जुड़ गया, औद्योगिकीकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जुड़ गया और ये सब व्यवस्था हो गई। और इसके अलावा जो है कैसे किसान को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो सोलर पंप देने की बात हो रही है और जिस तरीके से अन्य व्यवस्थाएं की गई है, तो इस बजट में न तो बहुत ज्यादा उत्साह दिखाने जैसा कुछ मामला है और न ही बहुत ज्यादा कुछ आलोचना करने जैसी चीज है। एक सामान्यतः ऐसा है कि विश्राम अवस्था में बनाया गया बजट है। जो एक बात कही गई है कि हम जो है नया टैक्स नहीं लगा रहे। मुझे लगता है कि नया टैक्स लगाने की अब राज्यों के पास, जैसे नगर पालिकाओं और नगर निगमों के पास जो है जिस प्रकार कराधान की व्यवस्था कम से कम हो गई, ऐसी ही व्यवस्था राज्यों के पास भी हो गई कि अब आपके पास ले दे करके 3-4 डिपार्टमेंट है, आबकारी है, आपके पास ये डीजल पेट्रोल है, स्पिन को इन पर लगा दीजिए। तो इन पर तो आप पहले ही अतिरेक करे हुए हो, हद से ज्यादा ले रहे हो आप, तो आप तो उसमें और कुछ टैक्स देने जैसी पोजीशन में, लगाने जैसी पोजीशन में हो ही नहीं। तो आपकी निर्भरता तो वेट पर होगी। सबसे बड़ी चीज जो होना चाहिए, जो मेरा मानना है, जो आगे मैं बोलूंगा जब मेरा दोबारा क्रम आएगा जी, आप जो है अपनी राजस्व प्राप्तियां जो अभी आप बता रहे हो 3 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास आ रही हैं, यदि उसमें पारदर्शिता और भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी दो बिंदुओं को आप रोक करके यदि काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने जो कर्ज से भयभीत मध्य प्रदेश हो रहा है उससे आप रास्ता निकाल ले जाएंगे। क्योंकि आपका कर्ज और जो है ये जो एक रेड लाइन को छूते हुए जा रहा है, जो 30-32% या जो भी है उसके दायरे के अंतर्गत अभी आप हैं। लेकिन इसलिए आपको भयभीत होना चाहिए कि आपका कर्ज का रेड क्रॉस को जो है आप छूने वाली पोजीशन में जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बजट में कोई ऐसी बड़ी चेष्टा नहीं दिखाई गई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हमने कुछ जो चिंताएं प्रकट की जा रही हैं उनका हम समाधान खोजना चाहते हैं। एक सामान्य बजट है, साधारण बजट है, सभी क्षेत्रों को विकास के लिए कुछ न कुछ दिया है। आप सड़कें खराब थी तो आपने सड़कों को ठीक करने के लिए व्यवस्था कर दी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक साधारण बजट है। बहुत ज्यादा बजट को पढ़ने के बाद अभी तक तो मैं उत्साहित हुआ नहीं। बिल्कुल। तो कोई उत्साह पैदा करने वाला बजट नहीं है अजय जी। साधारण बजट है, सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। और जो एक चिंता थी, जो एक भय है कि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, हम लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं, उसका समाधान इसमें कहीं नजर नहीं आया। देखिए बेटे जी, मूल रूप से जब आप एक विकसित राज्य होते हैं तो निश्चित रूप से आपके 3-4 प्रमुख काम होते हैं। एक तो इकोनॉमी को गति देना,
फंडामेंटल्स को व्यवस्थित रखना, उसी के साथ साथ आपको आपकी वेलफेयर स्कीम को भी गति देना। मध्य प्रदेश में आज वेलफेयर स्कीम चल रही है, उन वेलफेयर प्रॉपर बजट अलोकेशन हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। इस प्रकार का राज्य रहा है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करेंगे तभी हम अजय जी, उद्योगों आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मोबाइल नंबर मुझे नहीं लगता, इको हो रहा है। दर्शकों तक भी बेहतर आवाज पहुंच रही होगी आपकी, इसलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन संगीता जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे बजट को? क्योंकि संतुलित है, शर्मा जी बता रहे हैं साधारण है, ना उसमें ज्यादा कुछ आलोचना करने के लिए है, ना ज्यादा तारीफ करने के लिए है। देखिए, गले गले तक कर्ज में डूबी हुई सरकार क्या बजट पेश करेगी, ये तो हम पहले से ही जानते थे और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती थी कि बजट कैसा आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले कहती है चुनाव से पहले कि सबका साथ सबका विकास, फिर उसके बाद कहती सबका साथ सबका विश्वास, और आज जब बजट आया तो साफ देखने को मिला कि सबका साथ और सभी के साथ विश्वासघात। तो ये विश्वासघात करने वाला बजट है। और आप देखेंगे कि ना तो किसान खुश हुआ है, ना महिलाएं खुश हुई है, और ना ही बेरोजगार खुश हुआ है। ये बजट पूरी तरीके से जनता के लिए हित का बिल्कुल भी नहीं है। जरूर महिलाओं के लिए तो सर्वाधिक राशि दी गई है, सुना दिया है, और जमीन पर ये कुछ भी नहीं है। नहीं, जमीन पे तो बाद में उतरेगा ना संगीता जी, महिलाओं के लिए भी उसमें प्रावधान है। इसके पहले जो बजट आया था उसको आपने जमीन पर उतरते देखा है क्या? क्योंकि जमीन पर उतरने के लायक ही नहीं है सरकार, इतना कर्ज लेकर चल रही है। और कर्ज भी किस बात का ले रही है? विकास करने के लिए कर्ज नहीं ले रही है, किसानों को राहत देने के लिए कर्ज नहीं ले रही है, महिलाओं के 3,000 रुपए बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं ले रही है। ये कर्ज ले रही है कमीशन खोरी के लिए। केवल दिखावे के नाम पर विकास किया जाता है, कमीशन खोरी की जाती है, और बजट को आपस में बंदरबांट किया जाता है। तो फिर क्या, तो ये मध्य प्रदेश का बजट जो आता है वो जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आता। हैं, आप उन पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पूरी हो जाने दीजिए, आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये चाहता हूं कि तर्कों के साथ फोकस करें। आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, आप उसमें खामियां गिनाइए। मैं ये भी चाहता हूं कि आप गिनाएं, लेकिन सिर्फ वैसा नहीं कि कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो कमियां रह गई उस पर आप फोकस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा डिबेट में। मैं वही बोल रही थी, आप बीच में प्रश्न करेंगे तो फिर मेरा सवाल नहीं हो पाएगा। बीच में नहीं, आप तो सिर्फ कहने लगे कि किसी को कुछ नहीं है, ये किसानों के लिए देखिए, हमने ये कहा ना कि चुनाव के समय बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। किसानों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया और उनको जिताया। उसके बाद इन्होंने उनके साथ कैसा विश्वासघात किया? इन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपए धान का रेट कर देंगे, समर्थन मूल्य जो है 3100 रुपए कर देंगे, परंतु हुआ क्या आप देख रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम गेहूं का दाम 2700 रुपए कर देंगे, वो नहीं हुआ। इन्होंने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे, वो इस बजट में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आप अगर जो सवाल मुझसे करना चाह रहे हैं, मैं उसी का जवाब देने जा रही थी। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को क्या मिला है? ना तो सुरक्षा मिली है, और जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए हैं। किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। आप खुद कर्ज में डूबी हुई सरकार बजट क्या पेश करेगी? ये तो सिर्फ दिखावे का बजट है, पढ़ने का बजट है। जमीन पर ये कुछ भी नहीं उतरने वाला है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। अजय जी, वो कह रहे हैं आपने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, किसानों के साथ विश्वासघात किया है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। पहले तो रजत जी, मैं संगीता जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा, उसके बाद में अपना पक्ष रखूंगा। तो कर्ज का विषय बार बार उठता है। तो ऑडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है किसी का भी। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के लिए एक एक्ट 2003 के, उस एक्ट के तहत कुछ प्रिंसिपल निर्धारित किए, कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए। प्रत्येक राज्यों को उसी के अनुसार से कर्ज मिलता है, और ये जो लोन होते हैं वो लोन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर स्कीम को इम्प्रूव करने के लिए और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार वेल विद इन द लिमिट 3% के आसपास जो FRP एक्ट में प्रिस्क्राइब लिमिट है, उस प्रिस्क्राइब लिमिट में मध्य प्रदेश की सरकार लोन लेगी। लोन का कभी भी हमारा डिफॉल्ट नहीं हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे कर्ज का हम टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं। अब बात देश में क्या मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कर्ज लेता है? तो तमिलनाडु, जो इंडिया अलायंस पार्टनर संगीता जी की सरकार, अलायंस पार्टनर की सरकार है, वहां पे 8,34,000 करोड़ का कर्जा है। पश्चिम बंगाल में इनकी इंडिया अलायंस की पार्टनर, वेस्ट बंगाल में TMC की सरकार है, वहां पे 6,58,000 करोड़ का कर्जा है। तेलंगाना में खुद कांग्रेस की सरकार है, 3,99,000 करोड़ का कर्जा है।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 4,05,97,000 करोड़ का खर्चा। तो प्रत्येक राज्य सरकार पे किसी न किसी प्रकार से ये खर्च होता है। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार से आपकी जो वेलफेयर स्कीम चल रही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट हो रहा है, उसके साथ साथ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हैं उसके लिए ये पैसा लगता है। मध्य प्रदेश की सरकार देश की वो अग्रणी सरकार है जो अपने जीएसडीपी का लगभग 40% के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। वो करने के बाद भी हमारी फिस्कल डिसिप्लिन हमारा बना है, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की मितव्ययिता नहीं है। हमारी सरकार जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उनको उन पे खर्च कर रही है, साथ साथ हमारे यहाँ पे जितनी भी चाहे लाभार्थियों के लिए स्कीम चल रही है उनको भी व्यवस्थित रूप से लेकिन अजय जी, राहत देने वाला ही बजट दिख रहा है ना, आप किसानों को भी राहत दे रहे हैं, महिलाओं को भी राहत दे रहे हैं। जो सशक्तिकरण की बात हो रही थी वो कहां दिख रहा है? 1,27,000 करोड़ रुपए का समग्र रूप से नारी सशक्तिकरण का बजट किसानों के लिए आपको अमुद्र रूप से दिखेगा कि चाहे हम मिल्क स्टेट की बात करने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ये सारा हमारी सरकार है। सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने की बात है। आज ही माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा किस प्रकार से नदी जोड़ियों परियोजनाओं के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा एक अमुद्र रूप से 1 लाख करोड़ तक के ले जाने का हमारा जो संकल्प है उसे हम पूरा कर रहे हैं। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हमने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। कनिका जी यहाँ कमलनाथ जी का ट्वीट पढ़ के यदि बैठी है तो निश्चित रूप से आपको वही दिखेगा। कमलनाथ जी की सरकार आई थी 2018 में, आपने हमने सबने देखा है किस प्रकार से सरकार के पास रीजन नहीं था। उस रीजन सरकार से आज इस मध्य प्रदेश की सरकार है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पैरामीटर्स को भी फॉलो कर रही है, केंद्र सरकार के जो डिसिप्लिन की जो गाइडलाइन बने हैं उसके अनुरूप भी काम कर रही है और मध्य प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। आज के बजट में हमने ज्ञानी की बात, ये ज्ञानी क्यों है? गरीब के लिए भी समग्र रूप से योजनाएं बनती है, सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना रखा जा रहा है, युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, अन्नदाताओं के लिए आय दोगुनी करने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, नारी शक्ति के लिए सशक्तिकरण आर्थिक ज्ञान नहीं मिल रहा है ना, खजाना नहीं भर पा रहा है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। बंसल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बंसल जी, हाँ जी, क्या वित्तीय अनुशासन नजर आ रहा है इसको आपको बजट में? वित्तीय अनुशासन की जैसे बात हो रही है, जो दिक्कत यही है जो कर्ज वाली बात है, वो कर्ज का जो पोर्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये वास्तव में रेड फ्लैग है हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि इस पे कोई ना कोई एक्शन उन्हें इसको लेकर के करना पड़ेगा। इस कर्ज को कम करने के लिए या आगे क्या लेना पड़े इसकी व्यवस्थाएं बजट में करनी पड़ेगी। ये वित्तीय अनुशासन के लिए खराब सिग्नल दिख रहा है मुझे। तो कैसे इसको कम किया जा सकता है? देखिए, कर्ज को कम करने के लिए या तो हमारे खर्चे कम हो और या हम टैक्स नया बढ़ाएं। टैक्स के लिए जीएसटी आने के बाद कई सारी आइटम तो बाहर हो गई, जैसा हम पहले भी डिस्कस करा भी है, शर्मा जी ने भी बताया। तो केवल हमारे पास 2-3 आइटम रह गई है, उस पे ऑलरेडी टैक्स बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे खर्चे जिससे कि हम कहीं पॉलिटिकल उस पर ना जाकर तो खर्चे बचा सके, तो ही हमारे लिए शायद ये माइनस जो लोन है वो माइनस हो सकता है या कम हो सकता है। तो मनोज जी, आय बढ़ाने की लगातार बात होती है, सरकार कहती है हम पर्यटन के क्षेत्र में जा रहे हैं, पर्यटन से आय बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में उतने ठोस कदम उठ रहे हैं? जैसे हम एक जिला एक उत्पाद की बात करते थे, सरकार उस तरफ जाती नजर आई या कहती ही नजर आ रही है? देखिए ब्रजेश जी, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं, जो शर्मा जी ने भी कहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये बजट को जो कहा गया है वो कहा गया रोलिंग बजट है, एक साल के लिए नहीं। यानी कि अगर 1 महीना हो गया तो फिर 1 महीना उसमें डाउन हो जाएगा। तो ये जो बजट है, जैसे सिंगस की बात हो रही है कि 13,000 करोड़ रुपए उसमें आवंटित किए गए, तो आपको लगता है कि 1 साल में खर्च हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल। तो मुझे लगता है 3-4 साल के हिसाब से इसमें अलॉटमेंट किया गया है, या हो सकता है 28 तक के हिसाब में उसको ध्यान रखा गया, क्योंकि 26 में हम चल रहे हैं और 2 साल बाद सिंगस थे। जो कृषि और बाकी क्षेत्रों की बात हो रही है, 1,67,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है 1 साल में इतना खर्च हो सकता नहीं हो सकता है? तो मुझे लगता है ये आंकड़ों की बाजीगरी ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी एक बात है कि देश में इतनी बड़ी एआई समिट चल रही है जिसमें देश दुनिया के हजारों लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन उस एआई को लेके एक भी शब्द इस पूरे बजट में नहीं है कि अगर क्या प्राथमिक स्तर पर या कॉलेज लेवल पर या कोई अलग से हम उसके लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एआई सेक्टर के लिए, क्योंकि वो हर क्षेत्र में काम आना, आपके अकेला ऐसा नहीं है कि वो कृषि से लेकर तमाम क्षेत्रों में आपको एग्रीकल्चर से लेकर एविएशन तक आज की तारीख में एआई की जरूरत है।
उसको लेके मुझे लगता कुछ नहीं। और दो महत्वपूर्ण चीज एक और है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था सीहोर में एक बड़ी समिट हुई थी दलहन को लेकर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, तो दलहन को लेकर सरकार को कुछ एक चिंता जो दिखना थी, क्योंकि दलहन हम देख रहे हैं कि विदेशों से हम आयात करना पड़ता है हर साल, और जिस सेक्टर में हमारे पास काफ़ी संभावना है, क्योंकि हमारे तीसरी जो फसल है मूंग की, काफ़ी सारा मूंग आ रही है, जिसको खरीदारी को लेके कई बार चिंताएं होती है कि सरकार आखिरी टाइम पर समय लेती है कि इसको समर्थन मूल्य पे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। 1000 से ज़्यादा जो दाल मिलें थी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बंद हो गई टैक्स के कारण। तो मुझे लगता है उसके टैक्स को लेके क्लियरिटी होना थी इस बजट में कि क्या उसको हम वाकई में चिंता कर रहे हैं दलहन के क्षेत्र में। तिलहन की हम बात करें, सोया स्टेट हम कहलाते थे, लेकिन आज की तारीख में सोयाबीन से किसानों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि कभी पीला मोजेक या कभी दूसरे कारणों से ये दिक्कतें आती हैं। तो दूसरी एक चीज़ थी कि तिलहन के सेक्टर में हम क्या कुछ नया इनोवेशन कर सकते थे, क्योंकि सरसों भी हमारे यहाँ बम्पर होता है ग्वालियर, चंबल, श्योपुर, गुना के इस इलाके में। उसकी मदद के लिए सरकार को कुछ प्रावधान करना था ताकि उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। एक और जो चीज़ है कि जो 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध देने की बात है, तो सरकार एक तो बोनस की बात कर रही है, दूध में 5 रुपये लीटर किसानों को। दूध उत्पादन में हम देश में तीसरे नंबर पे, दूध उत्पादन के लिए हमने सांची जो हमारा ब्रांड है बड़ा, अमूल से हमने हाथ मिलाया है। लेकिन क्या वो टेट्रा पैक जो है वो अमूल का दिया जाएगा या सांची का? मुझे लगता है इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए कि अगर हमारे दूध सेक्टर को हम जिंदा कर रहे हैं, अगर बोनस दे रहे हैं और किसानों को हम वाकई में मदद पहुंचाना चाहते हैं, खासतौर से दूध उत्पादकों को, तो मुझे चाहिए कि जो लोकल ब्रांड है, लक्ष्य मिल्क कैपिटल बनाने का। बिल्कुल, तो अगर मिल्क कैपिटल बनाना है तो आपको अपना जो एक ब्रांड है, स्थापित ब्रांड है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक क्लियरिटी ये हो जाना चाहिए। तीसरी चौथी एक और बात है कि एजुकेशन और हेल्थ की हम बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए का मात्र उसमें बजट रखा गया है, जिसमें आपके वेतन भत्ते भी हो गए हैं, जिसमें यह जरूर कहा गया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। लेकिन जो पहले पुराने मेडिकल कॉलेज सेंशन है, उसके अलावा नए मेडिकल कॉलेजों के लिए नया बजट क्या होगा, उसकी चिंता फिलहाल दिखाई नहीं दी गई है। किसानों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ ही जो बार बार एक चीज़ आती है कि जैसे सोलर पंप की बात हो रही है कि 1 लाख सोलर किसान पंप दिए जाएंगे किसानों को। तो मध्य प्रदेश में 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी है, और अगर उसमें आप 1 लाख ही किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, मुझे लगता है इसकी संख्या आपको बढ़ाना थी। उसका फायदा ये होता है कि बिजली सब्सिडी में हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं किसानों पर। तो अगर आप सोलर में शिफ्ट करते हैं और जो आम आदमी जो सोलर लगवा रहा है उसको आपने निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने राहत दी हुई है कि आपने 3 किलोवाट तक 78,000 की सब्सिडी है। तो मुझे लगता है कि राज्य को अपना अंश उसमें बढ़ाना चाहिए था, ताकि एक जो हम सोलर कैपिटल के रूप में उभरने की बात कर रहे हैं देश भर में, क्योंकि राजस्थान हमसे टक्कर में आगे चल रहा है, मध्य प्रदेश में हम कई सेक्टर में अच्छा देख रहे हैं, जैसे रीवा का सोलर प्लांट की बात हो, नीमच की बात हो, राजगढ़ की बात हो। लेकिन इंडिविजुअल की बात करें हम कि सांची को सोलर सिटी के रूप में हमने प्रचारित किया कि देश की पहली सोलर सिटी है, लेकिन आज आप भी हम वहाँ जाते रहते हैं, हम भी गए कई बार, ऐसा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है इस दिशा में सरकार को कुछ और राहत देना थी, तो जिससे लगता कि वाकई में ये ग्रोथ करने वाला बजट होता। बिल्कुल। तो अजय जी छोटा सा जवाब दीजिए, आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा दिख रही है इसमें। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है यदि हम इस भ्रम में रहेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की, तो निश्चित रूप से उनके लिए आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है। हमारे लिए मध्य प्रदेश का समग्र रूप से विकास और विकसित, हम कोई भ्रम में नहीं है, नहीं विकसित मध्य प्रदेश के संग हमारे लिए आंकड़े जो है मध्य प्रदेश के विकास के आंकड़े हैं। मनोज जी के लिए भले ही वो आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है, हमारे लिए मध्य प्रदेश के विकास के आंकड़े। मध्य प्रदेश में कभी 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में आज कभी 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक। अजय भाई शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मनोज जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है आप। नहीं, मैं उन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी ये शब्द का, आंकड़ों की बाजीगरी शब्द पे मुझे आपत्ति है, आंकड़ों की बाजीगरी शब्द पे मुझे आपत्ति है। वो तो तमाम सरकारें करती हैं, आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अजय जी जब विपक्ष में होते हैं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, उस विश्वास को परिलक्षित करने वाला बजट है, और जनता ने विश्वास के साथ में हमारी सरकार बनाई है, उस विश्वास के साथ में हमने बजट प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश की जनता को ये पसंद आएगा और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए लाया गया बजट। लेकिन अब तो मध्य प्रदेश की जनता भी फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकती ना, बजट पसंद आए या ना आए उसे तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हमने बजट प्रस्तुत किया, मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश के माध्यम से उन बजट को अपना जनसमर्थन दिया है। तो शर्मा जी इसमें राजनीतिक संदेश ज्यादा दिख रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं हम, किसानों के लिए। क्या इस तरह के संदेश हमने देखा पहले भी बजटों में मिलते रहे, लेकिन संदेश ही पहुंचता है या धरातल पे कुछ होता है? देखिए ब्रजेश जी, मेन बात ये है इस बजट के अंदर कि ये सब विभागवार
प्रोजेक्शंस होते हैं जी। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो डिपार्टमेंट्स के नाम से बजट का एलोकेशन होता है और उसके आधार पर ये होता है। लेकिन मैं 2-3 बिंदु आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। बिल्कुल। सरकार का सबसे प्रारंभिक फोकस है जो है 1 लाख किसानों को सोलर पाइप की सुविधा देना। कैसे देंगे आप? यदि आपसे कोई व्यक्तिगत रूप से ये पूछे कि ये कैसे देंगे, जैसे मैं सरकार से पूछूं कि कैसे देंगे आप, जब प्रधानमंत्री कुसुम योजना आई यहाँ, ऊर्जा विकास निगम ने उस योजना के अंदर लोगों को कहा कि आप अपना जो है टेंडर इनके साथ एमओयू कर लीजिए। ऊर्जा मंत्री श्रीमान तोमर साहब उस फाइल को आखिरी दिन तक दबाए रखे और 30 तारीख की रात में यह कहा गया कि 31 तारीख को आखिरी दिन है, आप आ जाइए और एमओयू कर लीजिए। और निशान बड़बड़े साहब जो है उस दिन कहने लगे कि भाई मेरे पास तो इतना समय नहीं है ये सब करने के लिए, और मालूम चला 1000 लोग जो है जो प्रदेश भर से भोपाल तोड़ करके आए थे, एमओयू नहीं। आप क्या बात करते हैं कि हम जो है सोलर का प्रोजेक्ट पूरा कर ले जाएंगे। तब जब मैं बार बार ये कहता हूं कि आप 2 चीजों पर ध्यान रखिए, लीकेजेज रोकिए और भ्रष्टाचार की मानसिकता को समाप्त करिए। तो सिंधिया जी के साथ आने वाले व्यक्ति उनको कौन डांटेगा? इसलिए एक बात। दूसरी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप समझिए जरा, अजय जी नोट करिए कागज पर जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने अभी एक कार खरीदी, मैं गोयल साहब से भी कहता हूं कि निवेदन स्वरूप ही, मैंने अभी एक कार खरीदी और मुझे उस कोटेशन में ये कहा गया कि आपका आरटीओ का टैक्स जो है वो 69,000 लगेगा। मैंने सहज भाव में पूछ लिया, मैंने कहा भैया आरटीओ की रसीद कितने की है? मुझे नहीं दी गई। मैंने आरटीओ से पूछा, मालूम चला 58,000 रुपया टैक्स जमा हुआ है। 10,000 कहां चला गया? ये टैक्स के नाम पर ली गई राशि टैक्स के रूप में जमा नहीं हो रही है और सुरजीत ऑटो वाले बीच के अंदर पैसा खा गए। तो जब पैसा खा गए तो ये टैक्स तो सरकार का था ना, मेरे से दिया, मैंने तो सरकार के लिए दिया था या सुरजीत ऑटो वालों के लिए दिया था, लेकिन वो पैसा वो लोग खा गए बीच में। जब मैंने पत्रकार के नाते तफ्तीश की इस मामले में तो ब्रजेश जी मुझे चौंकाने वाली बात समझ में आई, और वो ये आई कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं वो उन्होंने ये जो वेट आया है उससे पहले की सारी कंपनियां ही बंद कर दी। हमारे आदरणीय सीए साहब हैं, इनको पूरी जानकारी होगी इस बात की। मतलब आप एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे लीकेज बहुत सारे होंगे, हमें कह सकते हैं। आप ये बताइए कि वो करोड़ों रुपया का टैक्स जो है इस प्रकार लीकेज में चला जा रहा है और आप कर्ज लेकर के ये कह रहे हो कि भैया हम तो कर्ज कैसे चुकाएं, बताइए आपके पास योजना नहीं। मैंने बता दी 2 योजना आपकी, अब मारिए छापा उसकी दुकान पर, बताइए कि कितने लोगों को आपने चीटिंग कराया, कितने लोगों से आपने जो है आरटीओ का टैक्स ज्यादा लिया और सरकार में जमा नहीं कराया। जो ये धांधलियां हो रही है, कहने के बाद यदि सरकार नहीं चेतती है, क्या मैंने किसी से नहीं कहा होगा क्या? लेकिन कहने के बाद भी यदि कोई नहीं चेतता है, इसका मतलब मिली भगत होती है, और ये मिली भगत का खामियाजा जो है हमें आज के दिन बजट में दिखाई देता है कि हम कर्ज के मैनेजमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना बजट में नहीं दे पाए। ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए अजय जी। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि लीकेजेस रोकना, जो जिस बात का सुरेश शर्मा जी जिक्र करते हैं। इसीलिए देखिए, जब नहीं, आपकी सरकार दावा भी करती है ना कि राजीव गांधी के समय में 1 रुपया आता था, 15 पैसे पहुंचता था, अब हम 1 रुपये देते हैं, 1 रुपये पहुंचता है। तो डीबीटी का उद्देश्य ही यही था कि वास्तविक लाभार्थी को, वास्तविक जिस व्यक्ति को जिस आवश्यकता है उस पर पूरा पैसा पहुंचे। जो उन्होंने जो स्पेसिफिक उदाहरण कोट करके सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे उस पर जांच होने की आवश्यकता है। उसमें कहां पे किन लोगों ने लीकेजेस किया, उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई होने की भी आवश्यकता है। नहीं, वो तो एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे लीकेज बहुत सारे होंगे ना। सरकार का इंटेंट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए सरकार का इंटेंट भी अच्छा नहीं है तो ये अपने आप में बेईमानी होगी। हमारी सरकार ने 2014 के बाद में, जब से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकारों ने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे जल संरचनाओं का विकास हो, गांवों के विकास का विषय हो, हमारी सरकार ने काम किया है और काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि सरकार किसी की बने, भारत का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि आने वाले 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े रहे। उसके लिए चाहे ऐसे विषय आए, आज आप देखेंगे केंद्र का बजट जब आया था, लोगों ने कहा कि पॉपुलिज्म
पॉपुलिस्ट बजट नहीं आया, भारत सरकार को पॉपुलिस्ट बजट लाना था, लेकिन भारत के फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए, हमारी इकोनॉमी ग्रूम करनी चाहिए, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा होना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे आज भारत की सरकार वो कह रही है, मनोज जी ने कहा था कि एआई के लोग के मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ चर्चा नहीं की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत सरकार का जो भी दिशा निर्देशक तत्व है, भारत सरकार की जो भी आग्रह रहेगा, मध्य प्रदेश की सरकार तंतोतंत उसका पालन कर रही है। मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमने देखा इन्वेस्टमेंट समिट के समय पॉलिसी आ गई थी। तो भारत की सरकार के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग का विषय है, चाहे बीबीजी रामजी जैसी महत्वाकांक्षी योजना में भी किस प्रकार से टेक ड्रिवन मॉनिटरिंग करने का विषय है, हमारी सरकार ने सारे काम किए हैं। तो बजट पे इच्छा शक्ति पे प्रश्न हो सकते हैं, बजट पे कुछ पॉइंट्स पे बिंदुओं पे किसी को सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन एक सरकार जिसने स्थायित्व बना के रखा है, जो इकोनॉमी को गति दे रही है, जो मूलभूत संरचना का विकास कर रही है, जो जल संरचनाओं का विकास कर रही है, क्या आपको भी लगता है कि जो फ्री बीज की योजना है वो सरकार पर बोझ बनती जा रही है? हम उनसे निजात पाने की कोशिश तो कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि और उल्टा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना इसका विपक्ष विरोध करता है ना सत्ता पक्ष करता है, क्योंकि वोट बैंक दिखता है। बिल्कुल सही कहना है आपने। जो मैं पॉइंट कहना चाहता था वो यही कहना चाहता था कि जो हमारा पैसा जो बजट कलेक्शन जो हो रहा है, वो कलेक्शन को हम लोग बीज में ज्यादा खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, जिससे हमें पैसा मिल सके, वापिस कुछ हम अर्न कर सकें। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस बजट में भी हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है कि वो ये बोले कि हम ये पैसा लगा रहे हैं और इससे हमको अर्निंग होगी। जैसा एक सोलर पंप की बात आ रही, जहां तक मेरी जानकारी है, इवन जो किसानों को भी मध्य प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है, 6,000 मध्य प्रदेश सरकार दे रही, 6,000 केंद्र सरकार दे रही। हाँ जी, जो भी सरकार दे रही है, जो इवन कुसुम योजना का भी शर्मा जी ने जिक्र किया, उसमें भी जो मध्य प्रदेश सरकार का पोर्शन है वो बैंक से लोन के रूप में आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी अनुसार है। वो अभी पूरी सब्सिडी नहीं मिल रही है, और उसमें अगर किसी कारण से फेल होता है तो वो किसान को चुकाना पड़ेगा, न कि सरकार को। तो वो भी अभी एक एम्बिग्यूटी है ओवरऑल सोलर योजना में, जो मेरी जानकारी अनुसार है। तो पर जैसे सोलर योजना दी, ये जो योजनाएं हैं, अगर इसमें पैसा जाता है तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास होने की उम्मीद है, किसानों का विकास होना है, अच्छी फसल होगी तो हमारे पास प्रदेश में पैसा आएगा। अल्टीमेटली फ्री बीज पूरी देने से, जो आपने बोला है पॉइंट, वो वैलिड पॉइंट है कि फ्री बीज देने से हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं आएगा। हम कह सकते हैं राहत दे रहे हो आप, राहत ही देते रहोगे कि सशक्तिकरण करोगे भाई? यस यस, बिल्कुल सही शब्द बोला है आपने, यही मैं बोलना चाहता हूँ। जी अजय जी, देखिए 2014 में इस देश में 2.6 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता था ब्रजेश जी। आज भारत में 2026 में हम खड़े हैं, 140 गीगावाट हो रहा है, और ये स्टैगरिंग इंक्रीज है, 5300% का इंक्रीज है। तो आपको कहीं ना कहीं तो ये मानेंगे कि सरकार ने कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे, हमारी ऊर्जा निर्भरता पे, उसको किस प्रकार से हरित ऊर्जा पे हम जा सके, हम सोलर एनर्जी का कंजम्पशन कर सके, उसको बढ़ावा दे सके, काम किया है। इस लेवल का 5300% की बढ़ोतरी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दिखाती है कि सरकार ने काम किया और सरकार और अच्छा करेगी। तो इसको भी कराने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं किसी एक योजना के लिए, लेकिन उसको और किस प्रकार से बेहतर क्रियान्वयन सरकारें करें, ये बिंदु होने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार का काम भी ये भी है ना कि खजाना ही खाली ना हो जाए, कर्ज ही ना देते रहे हम। वित्तीय प्रबंधन ऐसा होना चाहिए, आप यदि कोई उद्योग लगाओगे तो साल भर आप किस्तें ही देते रहोगे, ब्याज ही चुकाते रहोगे। क्या आप ये चाहोगे कि मुनाफे में आ जाए हम? भाई ये कर्ज पटाएं, दूसरा कुछ काम करें, फिर दूसरी चीज के लिए कर्ज लें। सरकार और एक सामान्य व्यक्ति में क्या फर्क होता है? सरकारों को जो लोन मिलते हैं वो सॉफ्ट लोन मिलते हैं, उसके बेसिक जो टेन्योर होते हैं वो टेन्योर भी फिक्स होते हैं। सरकारों का बेसिक एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी का प्रिंसिपल है कि सरकारें ओवरड्राफ्ट नहीं होनी चाहिए। हमारा हमारा जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीप्ट से वो अधिक नहीं होना चाहिए। ये सरकारों का तालमेल होने की आवश्यकता है। हमारे बजट में वो सारा तालमेल हम बना के रहे। एफआरबीएम एक्ट के जो प्रिस्क्राइब रूल्स है उसके तहत हम लोन ले रहे हैं, उन लोन का टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लोन खर्चा हो रहा है। तो सरकारें कर्जा ले रही है, इसको इस प्रकार से एक हवा खड़ा कर देंगे कि सरकार कर्जा लेके क्या कर रही है। सरकार कर्जा लेके एक इकोनॉमी में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 1 रुपया खर्चा होगा, इकोनॉमी में 3 रुपए का उसमें ब्याज कितना चला जाता है? जो कर्ज लेते हो आप, उसमें ब्याज कितना चला जाता है, वेतन भत्ते कितने चले जाते हैं, विकास पर कितना खर्च होता है, ये महत्वपूर्ण है ना।
मैंने आपके समक्ष ब्रजेश जी, मैंने आपके समक्ष देश के 10 राज्यों के कर्ज के आंकड़े अभी आपके समक्ष रखना है। मैंने आपके समक्ष तमिलनाडु का आंकड़ा अरे ऐसे रखा, बहुत सारे 8,34,000 बिजनेसमैन दिवालिया हो जाते हैं, उन्हीं के आंकड़े क्यों रखना हमको भाई? जो बढ़ रहे हैं उनके आंकड़े रखिए ना। देखिए, देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो कर्ज नहीं लेता है। कर्ज सरकारें लेती है, भारत सरकार भी प्रोत्साहित करती है कि आप कम ब्याज दरों पे लोन लीजिए, उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, आपकी इकोनॉमी को गति दीजिए। भारत सरकार भी प्रोत्साहित करती है, आरबीआई भी प्रोत्साहित करती है। मनोज जी, इसमें महिलाओं की बात भी हो गई है, किसानों की बात भी हो गई है। क्या 15,000 नौकरियों से, जबकि हमारे वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम तीसरे सबसे युवा प्रदेश हैं, क्या युवा संतुष्ट हो जाएंगे? आप देखिए नौकरी इसमें कितनी है, पुलिस विभाग में कितनी नौकरी निकाली गई, वो चल रही है भर्ती। वही अभी कह की रहा जो हूं हम ना। बात कर रहे हैं, आगे और की जो आपने रोड मैप बिल्कुल। दिया है उसमें तो सिर्फ 15,000 दिया है। क्योंकि हमने जब देखा था, जब उमाशंकर गुप्ता जब गृह मंत्री थे, तब उन्होंने ये भी दावा किया था कि हम 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे, लेकिन उसकी टाइम लिमिट नहीं बताई थी। तो यही ना कि हर रोज जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है 31 तारीख तक 200-500 लोग रिटायर हो जाए पुलिस से या और सरकारी विभागों से। तो ऐसा प्रोसेस है कि हर 31 तारीख को, 30 तारीख को या फरवरी में 28 को रिटायरमेंट होता है। तो उसकी जगह हमारे यहाँ जितने पद खाली हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना युवाओं के लिए कि आप कितने रोजगार देंगे। एग्रीकल्चर की हम जब सबसे ज़्यादा जो बात की, और जो सबसे पहले जो अभी बिजली की जो बात हो रही है, मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों का घाटा 71,000 करोड़ है और मध्य प्रदेश में जो लाइन लॉस है वो 21% है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी गीगावाट बिजली बना रहे हैं तो फिर उसी क्षेत्र को हमको प्रमोट करना चाहिए ना ज़्यादा। लेकिन हो ये रहा है कि हम बिजली सब्सिडी में भी घाटा कर रहे हैं। जिन इलाकों में लाइन लॉस या बिजली चोरी हो रही, वहाँ के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि जिन इलाकों में बिजली प्रॉपर मिल रही है, अब आप देखिए जैसे अरेरा कॉलोनी की हम बात करें कि वहाँ पर बिजली चोरी की कोई खबर नहीं आती है, लेकिन सरकारी अमला जो है, क्योंकि वो एक खूबसूरत कॉलोनी को खूबसूरत बनाए रखना है, तो वहाँ पे सारी बिजली की लाइन आपको अंडर लाइन डालना, करोड़ों खर्चा करके, जबकि डालना कहीं और लेकिन चाहिए अगर थी, जहाँ काजी चोरी हो रही कैंप पे या वो बाकी इलाके जहाँ बिजली चोरी की संख्या हम देख रहे हैं 50% से ज़्यादा बिजली चोरी है, वहाँ पे आपने ओपन तार डाल रखी है। तो ये आपकी प्राथमिकता बताता है ना। शर्मा जी ने एक उदाहरण दिया था अभी कि आपकी प्राथमिकता क्या है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि सरकार ने एक नई स्कीम लाए हैं श्रद्धा नगर, अब उसमें सड़क, नाली और बिजली का काम सीधे होगा। तो जब सीधे होगा तो नगर निगम का क्या काम है, उस क्षेत्र के पार्षद का क्या काम है, और अगर वो सीधे काम होगा तो वो क्या, जो क्षेत्र का नागरिक है, मान लीजिए मेरे क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट खराब है तो मुझे नगर निगम को फ़ोन करना होगा कि स्मार्ट सिटी को जो बिजली का काम देख रही है, या सीधे मुख्यमंत्री निवास में फ़ोन करना पड़ेगा मुख्यमंत्री कार्यालय में कि साहब मेरी नाली चैनल के माध्यम से ही आएगा। मैं वही कह रहा हूँ। तो जब एक चैनल बना हुआ है तो आप उसी हेड में पैसा दो ना नगर निगम को कि भाई एक ऐसा हेड में हम आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश आप इंदौर नगर निगम को इतना दे रहे हैं। इस आधार पर दिया हुआ है, चुनाव आने वाले नगरीय निकाय के, मैं वही कह तो रहा हूं उन्होंने ना कहा आप बाढ़ में सीधे खर्च करेगी तो सरकार को ज्यादा दिखेगा, तो भाई वोट साधने की ज्यादा गणित दिख रहा है। जब पार्षद आपके ज्यादा हैं, जैसे मजरा टोला की बात हो रही, 21,000 करोड़ का आपने आवंटन किया सड़क का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सड़क सुधार के लिए कितना बजट रखा, 12,000 करोड़ का, ठीक है। लेकिन आप देखिए बारिश का सीजन खत्म हुआ, 6 महीने का वक्त हो गया, मंत्री ने से लेके सीएस तक घूमे थे, पीएस तक घूमे थे और उन्होंने गड्ढे गिने थे और ये कहा था कि दिसंबर में गड्ढे भर देंगे। आज फरवरी है, नया बजट आ जाएगा, 3 महीने बाद फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर उसी गड्ढे में आपको चलना है। तो कोई आप एक बजट खर्च करने का कोई एक तो प्लानिंग तो करोगे ना कि भाई आपका अगर ये बजट है तो उसको खर्च कब करोगे। अब वही हम देखेंगे कि हो सकता है ये सड़कें जो हैं वो हमारा मई जून में बनते दिखे और फिर जुलाई से बारिश हो जाएगी, 15 जून के बाद बजट भाषण में फिर उखड़ने लग जाएगी। आपने भी सुना होगा कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कुछ विभाग खर्च ही नहीं कर पाए। ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार हुआ, लेकिन उनकी राशि नहीं बढ़ाएंगे हम इस बार, नहीं बढ़ाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर उस विभाग का मंत्री अगर खर्च नहीं कर रहा तो उससे पूछा जाना चाहिए, या उस विभाग का नाम बताना चाहिए मंत्री जी को कि भैया ये पीडब्ल्यूडी का इतना बजट था, हमने तो इतना पैसा दिया, सड़कें अगर खराब हैगी तो पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात है, उनको इस्तीफा मांगे या उनको हटा के किसी कैपेबल आदमी को बना दो। क्योंकि अगर बजट है और खर्च नहीं कर रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप पैसा दे रहे हो लेकिन उसकी टाइम लिमिट तो, बजट तो 1 ही साल का है, लेकिन अब आपने रोलिंग नाम दे दिया तो हो सकता है कि जो मंत्री 1 साल का सोच रहे हैं वो सोचेंगे रोलिंग बजट है, 28, 29, 30 तक है। तरफ से फायरिंग अजय जी पर ही हो रही है। अजय जी बेचारे क्या कर सकते हैं, उन्हें तो पक्ष रखना ही पड़ेगा। वो खुद भी जानते हैं कि बजट कैसा आया है और वो समझने के बाद भी उन्हें तो सरकार का पक्ष रखना है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन संगीता जी मजबूरी तो आपकी भी रहेगी ना। यदि आप सत्ता में होते तो क्या ये योजनाएं बंद कर देते फ्री बीज की? क्योंकि आप भी वैसे ही वादा करते हैं। आपके पास कौन सा मॉडल है कि आप इससे प्रदेश को कर्ज से मुक्त कर दें, या कब कर्ज होता जाए? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। देखिए ऐसा है, हमारी सरकारों के उदाहरण आप देख लीजिए,
इतना कर्ज हमारी सरकार में नहीं था। हिमाचल प्रदेश और आपका आप ये हिमाचल देखिए, प्रदेश ओवरड्राफ्ट हुआ है, सैलरी देने के अजय पैसे जी नहीं है बोल हिमाचल लेने प्रदेश के दीजिए, पास में, आपको बहुत मौका कांग्रेस मिला की है, सरकार है। बोलने का बहुत मौका मिला है। ब्रजेश जी ने आ आपको रहा हूँ बहुत अजय समय जी, दिया आप ही के है। पास आऊंगा संगीता जी के बाद। नहीं, हम बेचारे नहीं है, हम गंभीरता के अरे साथ में आप पक्ष रखना बेचारे भी ही जानते हैं। दिखाई मध्य दे रहे प्रदेश हैं में आज तो। दमदारी के साथ सरकार भी बजट चला रहा आने है, के बाद दमदारी से आप के साथ में बेचारे इस हो वर्ष गए, भी क्योंकि बजट रखा, जनता अगले को वर्ष भी जवाब बजट देने के रखेंगे। लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। जनता के किस प्रश्नों बात का का आपके जवाब पास नहीं है कोई हमारे पास, जवाब नहीं संगीता है, जी? इसलिए आप बेचारे साबित हो गए हैं आज। और दूसरी हम बात बेचारे यह हैं है ही नहीं। कि भारतीय मध्य जनता प्रदेश की पार्टी जनता ने जितने किसको वादे बेचारा करती कर है, दिया है, किसको वेंटिलेटर पे रखा है, वो सब स्पष्ट से दिख रहा है। आप क्यों रोना क्यों रोने लगते हैं? 15 महीने की सरकार के लिए क्यों रोना विधानसभा को डिरेल करना आप लोग चाहते हैं, इतना आप चर्चा रोते को क्यों डिरेल हैं? करना चाहते हैं। आज किस प्रकार मुझे से बजट के समय बताइए, व्यवधान इतना करने क्यों का काम रोते हैं कांग्रेस आप के लोग? विधायकगण कर रहे थे। अरे आप मध्य इतना प्रदेश के परेशान विकास में क्यों हो रहे कंट्रीब्यूट हैं? करने के लिए यदि हाँ, आप अजय जी, गंभीरता बात- के साथ आपको में मेरे बजट सुनते, सवालों का सरकार जवाब को दे सुझाव दे दीजिए। पाते। अजय जी आ जाने दीजिए। या फिर कोई प्लानिंग से आए हैं कि कांग्रेस को बोलने ही नहीं दिया जाएगा? नहीं, आप ऐसी कोई बोलिए, प्लानिंग आप से आए बोलिए। हैं तो मैं चुप मध्य बैठ प्रदेश का जाती हूँ। विरोध मत कीजिए बस। नहीं, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं, बेचारे मध्य मत प्रदेश कहिए आप का मुझे, विरोध जो कर बोलना रहे हैं बोल लीजिए या आप। मध्य प्रदेश की सरकार का विरोध हम कर रहे बेचारे हैं? नहीं है, बेचारा इस देश में आप राहुल गांधी हुए बेचारे हैं। हो गए हैं, आप किसी काम के नहीं बचे हैं, आपकी सरकार फेलियर हो चुकी है, अब आप जनता को जवाब देने लायक नहीं बचे हैं, तो इन बेचारों का क्या किया जाएगा? आप ये बताइए। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, पूरे देश की सरकारों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा यदि कर्ज किसी ने लिया है तो वो मध्य प्रदेश की देखिए, सरकार एक ने मिनट की लिया है। आपत्ति है अभी मुझे। तो कर्ज आंकड़े में गिनाए डूबी थे। हुई हाँ, सरकार माता है जी आपके आपकी, पास। और आप नहीं, कर्ज लेने के कर्ज बाद वाला विषय जो है ना, ये इसको कह एक बार रहे हैं कि पहले हमने क्लियर अच्छा कर लेंगे। बजट हमारे दिया, साथ में तो इस अर्थशास्त्री बजट बैठे को हैं। हो यदि चुका है, अच्छा रिपीट बजट मत आप करिए। कह रहे हैं तो मुझे क्या लगता मध्य है कि प्रदेश पूरे अपनी देश की लिमिट से अधिक सरकारों को कर्ज ले रहा है, देखने इस के पे एक बार बाद क्लियर हो जाए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश का बजट क्या कह रहा है। आयुष्मान योजना के नाम पर आप करोड़ों रुपए लेते हैं, और उसी आयुष्मान योजना में जितना बड़ा घोटाला हुआ है उसके बारे में आप जवाब नहीं देते हैं। जनता के नाम से आयुष्मान योजना का पैसा डकारने का काम आपके ही नेता कर रहे हैं, तो उस पर तो जवाब दीजिए। सिंहस्थ को करोड़ों रुपया दिया है, फिर सिंहस्थ में घोटाला करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, अभी तो राशि 20 दी है ना, रुपए का गमला आप 600 अनुमान रुपए क्यों में लगा रहे बेचेंगे हैं? है। यही मैं बता रही हूँ, मैं तो पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, पिछले 5 बजट में मैंने देखा आईटी पार्क बना रहे हैं, हर बजट में आईटी पार्क आता है, पर आईटी पार्क जमीन पर तो दिखाई देता नहीं है। आप ये बताइए ना, मुझे पूछिए अजय जी से, अगर ये बता दे आईटी पार्क कहां पर है। इतने एमओयू साइन होते हैं, इतने इन्वेस्टर समिट होते हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई देता है। केवल टीवी पर बोलना है, अपनी पीठ थपथपाना है, बजट को शाबाशी देना है और जनता को बिल्कुल पूरी तरीके से खाली तो कर आप देना। भी तो न सदन के महंगाई अंदर कर दी समाधान आप लोगों खोजिए ने। ना, समाधान दीजिए आपने सरकार को। प्रधानमंत्री जी ने जी, जीएसटी जी। उत्सव मनाया, पूरे देश ने जी, कहा शर्मा जी। कि जीएसटी ठीक है। उत्सव मनाया। संगीता जी, शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उत्सव मनाने के बाद नहीं, मैं ये कहाँ कम संगीता महंगाई जी, कम एक हुई, मिनट सुन लीजिए, ये मैं आ भी जाऊंगा बता आपके दीजिए पास। जनता को। ठीक है, शर्मा जी कुछ नहीं, कह जब रहे हैं। मैं बोलती हूँ तब सब बीच में बोलते हैं। नहीं आ जाने दीजिए, उनकी बात आपके पास ही आ जाऊंगा। नहीं, मतलब हाँ, मैं तो कांग्रेस एक- का पक्ष नहीं लेना तो बिठा अरे के सब आप उससे ही के क्यों नहीं? साथ हैं भाई, आपने जितने नहीं, तर्क और नहीं, जितने नहीं, गिनाए नहीं, सबने गिना सब दिए। लोग ले रहे हैं आज पक्ष रख रहे हैं। हम्म। देखिए, मनोज जी ने बहुत अच्छा पक्ष रखा, सुरेश जी ने बहुत अच्छा पक्ष रखा है, फिर? मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, सब अपना अपना पक्ष रखे, क्योंकि सबने बजट पर अपना अपना एनालिसिस किया है। मैंने आपके अपना पास पता एनालिसिस क्या है किया है, फिर? ये सबका अपना एनालिसिस है। हाँ, अजय जी जरूर बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं वो परेशान नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। परेशान कांग्रेस हो रही है, 20 वर्षों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस परेशान हो आप रही है। बेचारे संगीता कुछ जी, बोलने लायक नहीं बचे ना भाजपा वाले। अरे आप बड़े-बड़े बोलने लायक दावे नहीं करते बचे हैं, हो, जिनकी मैनिफेस्टो यार मध्य बनाते प्रदेश में हैं, सरकार पूरी नहीं है, जनता वो के विपक्ष सामने में बोलते बैठा हैं, है, हम ये देश में करने जा जिनकी रहे हैं। सरकार नहीं है, आपकी हमें तो मध्य सरकार में प्रदेश की 2 जनता ने हफ्ते बजट आप पे प्रस्तुत रोक करने नहीं के लिए लग पा जनादेश रही दिया, हम है। बजट आप प्रस्तुत कर कर रहे क्या रहे हैं हैं। मुझे मध्य तो ये प्रदेश की बताइए। जनता बजट को सराह रही 250 है। करोड़ रुपए आप ले कांग्रेस लेते के हैं पूर्वाग्रह से और और हर कांग्रेस महीने के कर्ज भारत ले विरोध रहे के एक-एक हैं। करके बजट बजट से नहीं पहले भी बदलेगा। आपने कर्ज लिया। बजट देश की जो सदन में देख रहा था मैं वो यहाँ बजट डिबेट में पेश देख रहा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं हूँ। लग रहा वहाँ है भी कि कांग्रेस बजट चिल्लाती काम रही था। है। और जितना बजट आपने पेश किया, ना किसानों का हित किया, ना महिलाओं का हित किया, ना युवाओं का हित किया, तो ऐसा बजट किस काम का? ब्रजेश जी, लेकिन संगीता जी कुछ तो कर रहे होंगे वो, जब तो सरकार पे बने हुए हैं लगातार कुछ तो किसान कर रहे को हैं, मैं जनादेश बताती हूँ ना मिलता है। क्या कर रहे जी। हैं। गौ माता के नाम से, हिंदू के नाम से ये काम कर रहे हैं, हम्म। साधु बाबाओं के नाम से। तो वो तो आप भी कर रहे थे ना, आपने गौशालाओं के लिए राशि का प्रावधान किया, ज्यादा बढ़ाई आपने। बजट पर अगर ये बात भजन करते मंडलियों के होते, लिए ढोलक आप मंजीरे संगीता अगर जी- हैं। विकास पर अगर बात करते होते, मैं बता रही हूँ ना क्या कर रहे हैं ये लोग। जो कर रहे हैं वो दिख रहा है जनता को। लेकिन ब्रजेश वही जी शर्मा जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप बड़े चैनल के जो है इस समय एंकरिंग कर रहे हैं और चर्चा बजट पर हो रही है, तो आप उसको बजट पर चर्चा लेके
जाएगी, कोशिश करिए।
बिल्कुल, मैं ये कोशिश कहना वही कर चाहता रहा हूं हूँ। कि मैंने जितने भी, सुनो ब्रजेश जी, जी जितने भी वक्ता हैं उन्होंने किसी ने भी बजट की आलोचना नहीं की है। बजट घटिया है या निम्न स्तर का है या उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। सब लोगों का कहना यह है कि ये एक ऐसा बजट है जिस बजट में उत्साहित करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब बजट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल, ये अवधारणा गलत है। और हाँ, कि जैसे ध्यान भाई रखिए, युवाओं के लिए बहुत उत्साह हो जाए, महिलाओं के लिए, किसान। क्या करेंगे? ब्रजेश जी सुनिए, जी जहां तक कर्ज का प्रश्न है, बंसल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, मैं उनके सामने एक बात रख रहा हूं। जो बजट हमारा है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है, और बजट कर्ज का जो कितना है? प्रतिशत है, यदि वो 2003 के दिग्विजय सिंह के अंतिम कार्यकाल में देखेंगे, तब भी बजट की राशि और कर्ज की राशि का जो समान है। तुलनात्मक अध्ययन है वो बराबर जाता है। हाँ, अनुपात वैसा ही नहीं, रहता है। नहीं, बिल्कुल गलत इसलिए बता रहे हैं आप। ये जो है, दिग्विजय ये जो है सिंह जी बहुत कोई 2003 अकलमंदी की का सरकार मामला है नहीं है कि और बजट आप जो है कर्जा 2026 में उस अलग। बजट को समान बता हमारा रहे हैं। कहना- बिल्कुल हमारा गलत है, कहना- बिल्कुल गलत। आप आंकड़े निकाल लीजिए। नहीं, वो रेशो की बात कर रहे हैं। वो बजट समान नहीं बता रहे हैं, वो एक रेशो बता रहे हैं, अनुपात बता रहे हैं, अनुपात। बजट से इसकी तुलना कर रहे हैं सुरेश जी, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। 2003 की सरकार को 2026 आप की ही सरकार हमारे से से तुलना पत्रकार हैं, करके आप कांग्रेस में क्या चले गए, बताना इसका मतलब चाहते पत्रकार नहीं हैं? है। और अजय जी 15 महीनों की सरकार पर रो रहे थे। संगीता जी, मुझे संगीता बताइए, जी, आपकी सरकार है आप 22 सालों से मध्य प्रदेश संगीता जी, में, आप और संगीता जी, आप तुलना पत्रकार हैं। 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार से कर रहे हैं, तो उसके बाद आप से बजट पे देखिए, कितना मैंने बदलाव हुआ कर्जे की है तुलना की है, और दिग्विजय कितना सिंह कर्ज सरकार आप की लोगों तुलना ने तो लिया करने है? लायक भी सब्जेक्ट मुझे तो नहीं। ये बताइए, अजय जी पूछे कितना कर्ज ले रहे हैं? बजट के पहले मैं भी ये कर्ज कह लिया रहा है, हूँ, और सुन तो बजट लीजिए, कर्ज संगीता क्यों जी। ले रहे हैं? संगीता जी, हमेशा सुन खोने तो के लीजिए। लिए आप ब्रिज बनवाते हैं, ये भाई ब्रिज को लगातार उड़ाते हैं, आप जो है सड़क घर में खुदवाते हैं, संगीता जी, सड़क बनवाते घरवाली हैं, स्टाइल में मतलब मत कि चलिए। पूरी तरीके से संगीता जी, बजट को पहले फ्लॉप मेरी बात तो बताया आगे मैंने। चलेगी। आप लोगों ने जरूर उसे अरे थपका भाई, मैंने आपने तो पूरी आपत्ति तरीके दर्ज से कर, फ्लॉप आप एक बजट बार पूरी बताया। बात तो सुन लीजिए। आप जो है इस समय देखिए चैनल में बैठे हैं देखिए भैया। सुरेश जी को आप खुद देखना चैनल में चाहिए बैठे हैं, कि आपको ये 2003 इस में बात का कितना ध्यान बजट था, रखिए। 2003 में कितना आप कांग्रेस भाजपा से बात नहीं कर्ज कर रहे था, भाई, उस कर्ज आप को हमसे समझिए बात ना। कर रहे हैं। जरा थोड़ा शांत रह के एक बार सुनिए नहीं तो तो अब आप बोलिए कि जब मैं बोलती हूँ तब सब बोलते हैं, जब मैं बीच नहीं, में आप सवाल बोलिए, करती आप हूँ तो बोलिए। हमको शांत रहने के नहीं, लिए कहते हैं। ये वाला कांग्रेस को विरोध चुप करना है तो आप कांग्रेस दिन भर विपक्ष करते में रहिए। बोलने लेकिन मैं दीजिए आपको सर। ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के बजट और आज के बजट पर तो तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज का जो बजट है वो दूरदृष्टि वाली भावनाओं को समाहित करने वाले सारे बजट आ रहे हैं। बजट की किसी ने आलोचना नहीं की है। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल का आखिरी बजट की राशि और कर्ज की राशि की तुलना आज की बजट की राशि और कर्ज की राशि की तुलना में कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। और जब 2003 की सड़कें हम देखेंगे, 2003 की बिजली का जो हम देखेंगे, 2020 के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे, तो मुझे लगता है कि तुलनात्मक तो हो ही नहीं सकता। कहाँ राजा भोज का गंगू तेली की बात करने लग जाएंगे आप। ये तो ये तुलनात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। मेरा कहना है आज का जो बजट है उसके प्रावधानों पर अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है। बजट का प्रावधान बिल्कुल पॉजिटिव है। बजट के प्रावधान रनिंग वाले हैं, आगे अगले साल के प्रोसेस के लिए जाने वाले हैं। और जो सिम्बस्त के बारे में आप लोग बात कह रहे हैं, उज्जैन का सिम्बस्त है, उसकी राशि का प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से बताना पड़ता है कि आने वाले समय में हमारा इसके देखिए लेकर सुरेश जी, अब है ना, मैंने निकाल लिया है और मैं दोनों आपको बता देती हूँ, बताइए, है ना, दोनों सुन लीजिए। 2003 में सरकार के ऊपर कितना कर्ज था ये मैं बता देती हूँ। 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और 2026 में 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब आप बजट तुलना कितना करके था? देखिए किस पे कितना कर्ज 23,000 था। करोड़ का आसपास बजट शायद बजट था। 25,000 था। तो जनता को भ्रम में डालने का काम आप क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं कह रही संगीता जनता को जी, भ्रम में मत डालिए, बेचारी आप जनता खुद तो ही आपको फंस गए सुनने भाई। के लिए बैठी है। आप नहीं, अगर आप बजट सही है तो सही बताइए और गलत है तो गलत बता आप दीजिए। खुद ही फंस गए। आप ये नहीं, बता आप दीजिए फंस गए। कितना, क्योंकि आप मैंने कितना आंकड़े निकाल के दे दिया। अब बजट की राशि कितनी थी? नहीं ब्रजेश जी, ये बता दीजिए आप ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, बजट की राशि तो 24-25 की बात कर रहे हैं। 34,000 करोड़ का बजट होता था, उसमें 25,000 करोड़ कर्जा है। और आप जो है हमें कर्ज की उपदेश बात दे रहे हैं। देखिए वही मैं बता रही हूँ। अब आप उसको फिर से घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो बोलेगी सच बोलेगी और जनता के सामने आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज होने की डर से आप बीच में बोलने लगते हैं, तो कांग्रेस को चुप ही रहने से ज्यादा मतलब है।
कांग्रेस से ज्यादा क्या पता ही जनता 2003 की बजट की राशि कितनी थी और कर्ज की राशि कितनी है, दोनों का संतुलन मिला लीजिए आप। और आज जो है बजट की राशि मैं तो 4 कह रही हूँ, लाख आप करोड़ से मिलाइए ज्यादा ना, है, बजट क्योंकि कितना वो है? तो आप कह रहे हैं बजट ना, आगे पेश कर कहाँ रहे हैं। राजा भोज, या कहाँ तो गंगू अगर तेली, कोई और तुलना हो ही नहीं विद्वान यहाँ सकती। बैठे तो उनसे पूछ लीजिए। कितना होगी? वो कह रहे तुलना तो हो ही नहीं सकती ना। 34,000 करोड़ का 34,000 करोड़ मैं का तो बजट कह रही हूँ था। कि आप उसकी आज तुलना 4 क्यों लाख करें, से तुलना ऊपर, हो 4 ही नहीं लाख करोड़ सकती। से ऊपर का बजट है, आप तुलना कर रहे हैं। भैया ब्रजेश जी ने समझा दीजिए कि 2003 में कितना कर्ज था और 2026 मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ शर्मा जी, आंकड़े दे रहे हैं मनोज जी, मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ कि 2003-04 का जो आखिरी बजट था अजय नारायण मुश्रान ने पेश किया था मध्य प्रदेश का, वो 21,648 करोड़ का बजट था और कुल राजस्व प्राप्ति थी 15,863 करोड़, यानी उस समय वो 559.91 करोड़ घाटे का बजट था। और मध्य प्रदेश के ऊपर उस समय कुल मिलाकर 37,525 करोड़ का कर्ज था, जितना बजट नहीं था, यानी बजट से 1.5 गुना। बजट से ज्यादा का ये कर्ज था। आंकड़ा है। बजट से ज्यादा का कर्जा था उस थी समय। ना, मैं यही बोल रही हूँ। मुझे तो हमारी सरकार क्यों गई? उस समय उसके बाद आपने कौन प्रदेश सा में बड़ा न काम सड़क कर दिया? हम तो ये थी, पूछ न रहे हैं। बिजली नहीं, थी। शर्मा जी, संगीता जी ने मान लिया कि तभी तो हमारी सरकार चली गई थी। बनाकर आ गए, तो आपने उस बजट को कौन सा कम कर दिया? आपने कर्ज को कौन सा नहीं, कम हमारा कर कहना दिया? उस समय ना सड़क आप थी, यही तो न बताइए बिजली ना, हम थी, तो न यही तो पानी सवाल थी। आपसे पूछ रहे हैं कि आप तुलना क्यों कर रहे हैं हमारे बजट से आपके बजट की? लेकिन वो कह रहा है ना, ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी। पहली बात तो मैं नहीं था अजय जी उस से समय। पूछूं कि सुरेश जी भाजपा के प्रवक्ता बनकर बोल प्रवक्ता रहे नहीं, हैं। वो आंकड़े दे रहे हैं। आप भाजपा का नहीं, प्रवक्ता मैं नहीं, बता सवाल रही हो हूँ, रही है। ये गलत बेइज्जती शब्द इस्तेमाल हो कर रही है, लेते हो आप जैसे मैं लोग। भाजपा आंकड़े की दिए सरकार उन्होंने। को झुकला नहीं सकते नहीं, संगीता जी, बेइज्जती आपको हो एक रही है, गलत तक समझ शर्मा जी रहे ठीक कह रहे थे आपके हिसाब ब्रजेश से। जी। अभी थोड़ी देर पहले तक शर्मा जी ठीक कह रहे थे। नहीं नहीं ब्रजेश जी, मनोज यदि वर्मा जी ने मेरा आपको कथन भाजपा के प्रवक्ता के रूप में जा रहा है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ। और भाजपा इसका मतलब तथ्यों के साथ बात करती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना सीधे सीधे। नहीं, संगीता जी का भी बीच बीच में पत्रकारिता जाग जाती है उनकी। उन्होंने कहा कि इसलिए तो हमारी सरकार चली गई थी। नहीं, वो तो मूल रूप से पत्रकार है वो ही। इसीलिए ऐसे कही कि कभी वापस नहीं आई। भाई हम ब्रजेश जी, यही वो तो कह सरकार रहे हैं ऐसे ना कही कि कभी वापस नहीं आई। अजय जी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया, इनकी सरकार ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आज जनता को कर्ज में डुबो के रख दिया इन्होंने। ये इन्होंने जिस कौन दिन सा आप पत्रकार चमत्कार बन के कर दिया इनकी सोचते हो, उस दिन सरकार अच्छा आने के लगता है। बाद? जनता को हिंदुओं में धकेल कर रख दिया। हम अरे, तो यही कह जब रहे हैं ना कि मस्जिद से- जनता के जब साथ आपने मस्जिद क्या के किया? फतवे से विश्वासघाती सरकार किया ना। बनती थी। आप विकास का संगीता वादा जी- करते हैं, विश्वास का संगीता वादा जी, करते हो, जब- फिर विश्वासघात करते हैं। अरे राम हमारा भगवान तो का यही पोस्टर सवाल है तो ना कि पीसीसी में जनता भी के लगा साथ भाई। मस्जिद के विश्वासघात फतवे से संगीता जी- सरकार बनती थी तो आपको संगीता कोई जी, आपत्ति नहीं। हमने वो तस्वीरें भी मस्जिद के देखी हैं कि फतवे आप से सुंदरकांड सरकार का बनती पाठ थी, कर तब रही आपको हैं। कोई आपत्ति नहीं थी। आज हिंदू वोट डाल के सरकार बना रहे तो आपको तकलीफ हो रही है। नहीं, नहीं तो संगीता जी, मस्जिद नहीं, के फतवे से शाही भगवान इमाम चौड़ा फतवा डालकर जारी क्यों कर करता रहे हैं? था और सच्चाई आपकी सरकार बताकर बनती करिए थी। ना। और अब तो वैसे फतवा जारी होता चिंता था, मत सरकार कीजिए। बनती थी, तब अब आपको आप कोई लोग आपत्ति नहीं। अब उसमें भी आज देश का एक्सपोज हो गए हैं। बहुसंख्यक अब समाज सरकार अपनी बनने सरकार वाली बनाना नहीं। आपको दिक्कत हो रही है। अभी जनता देखिए कितना घोटाला होने वाला है सिंहस्थ में, जैसे पिछले सिंहस्थ में हुआ था। तो आपकी सरकार और आई, फिर आपने सिंहस्थ के क्लीन बाद चिट दे आपकी दी। सरकार संगीता चली जी, गई थी। वो सरकार आई, नहीं, आपकी उस क्लीन सिंहस्थ चिट के दे बाद दी। आपकी सरकार क्यों गई थी? वृक्षारोपण से क्योंकि कितना बड़ा लेकर घोटाला रेत से किया था। लेकर सिंगस तक में आप बताइए हर चीज। आपकी वही सरकार ने मुझे क्लीन सुनाई चिट दे नहीं दी थी दे भाई। ब्रजेश जी, देखिए मुझे प्रश्न सुनाई नहीं 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 दिया। नहीं, वो क्लीन चिट नहीं है। तू मुझे नीरज कह, मैं तुझे निराला कहूं वाली स्थिति है। वो पकड़ा गया था ना आयकर का मामला, छापा, तो वो उधर इन्होंने सेट कर दिया, इन्होंने उनका सेट कर दिया। तो वो तो ये कि तू मुझे नीरज कहे, मैं तुझे निराला कहूं, बस ये है। लेकिन संगीता शिवराज जी- जी ने इतने घोटाले किए, सब पर क्लीन चिट लेकर बैठ गए अपनी खुद की सरकार से। अभी फिर घोटाले हो रहे हैं, कमीशन खोरी हो रही है। अरे लेकिन कुछ योगदान आपने भी दिया ना। जयवर्धन सिंह ने क्लीन चिट दी थी, उमंग सिंघार ने क्लीन चिट दी थी। सिंगस के घोटाला उमंग आरोप सिंघार लगा ने रहे हैं आप। हमने देखा जयवर्धन सिंह ने क्लीन चिट दे दी, और तो उमंग सिंह सिंघार चिट्ठी ने लिख रहे कहा थे कि कि ये क्या कर दिया आपने? पौधे तो जो है जानवर खा गए हैं और गड्ढे इसलिए नहीं मिल रहे कि रेत भर गई उनमें। और फिर नहीं, उन्होंने नहीं, योगदान जवाब तो आपने भी नहीं दिया है। शिवराज जी ने। जब हमने उनसे पूछा कि 6.5 करोड़ पौधे कहाँ हैं, तो मामा जी आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वही तो और कह रहा एक-एक कुछ पौधा क्लीन रोज चिट तो लगा रहे हैं। आपने, कुछ योगदान तो आपने भी दिया, ऐसा नहीं है। जो शर्मा जी कह रहे मामा हैं जी ना, सरकार, मामा जी सरकार चला रहे थे, पेड़ पौधे थोड़े गिन रहे। वो जिस तरह शर्मा जी कह रहे हैं ना, आप कहोगे वो आपने पौधे क्लीन कितने चिट दे जाएंगे? दी। जब बात आई कि किसान कर्ज माफी का, तो उन्होंने भी आंकड़े दे दिए। तो सब वही हैं। नहीं ब्रजेश जी आजकल एक नहीं, तो नया किसान चलन कर्ज चला माफी है। नहीं हुई क्या? तो वही तो किसान कह रहे कर्ज हैं, माफी सरकार हुई ने थी आंकड़े ना? दिए थे। कौन ने भाई कहा भाई कर्ज माफी बीजेपी नहीं? मना कर रही थी, और लेकिन भाजपा कमल सरकार पटेल ने ने आंकड़े दिए। मंत्री थे, वो नहीं, सदन में आप स्वीकार तो किया कह रहे कि हैं हाँ भाई कर्ज माफी 26 लाख का कर्जा माफ हुआ है। देखिए, हम कह रहे हैं कर्ज माफी हुई है। सबसे पहली कर्ज माफी जो हुई वो एनपीए का एडजस्टमेंट हुआ। एक उद्योगपति एनपीए का एडजस्टमेंट करा ले गया सबसे पहले।
15,000 करोड़ का तो सबसे पहला एनपीए एडजस्टमेंट हुआ है और उसके बाद जो है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 वाले कर्ज माफ हुए हैं। आप चाहते तो 2 लाख वाला करके श्रेय ले लेते, 2 लाख वाले का सारे कर्जे माफ कर देते। एनपीए के सेटलमेंट में क्या होते रहते हैं, आप क्या परेशान हुए इतने ज्यादा? अरे तो आप बजट उद्योगपति की भूमिका निभा गए, सरकार की खजाना खाली भूमिका नहीं करके निभाई। जाएंगे और आप हमसे कहेंगे 2 लाख का कर्ज माफ कर दीजिए। अभी आप कर्ज में डूबे हुए, हम कहें कि आप तो महिलाओं को तो 3,000 से 10,000 भाई तो कर मैंने दीजिए। पहले सवाल किया था ना, आपने आपके पास कोई तो आप कर देंगे क्या? कोई नहीं, ये मॉडल है क्या बताइए आपके ना। पास? अगर आप कह रहे हैं कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देते तो आप खजाना खाली करके गए, और अगर हम कहें कि अरे बिहार वादा की आपने तरह किया था 10,000 भैया, कर दीजिए मैंने लाडली थोड़ी बहनों भाई को, तो आप आपके कर देंगे नेता ने कि कहा कर्ज था में उंगलियों डूबी पे हुई गिन सरकार के कर देंगे 1, क्या? 2, 3, 4 नहीं, 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 10 दिन। किया था भैया, उधर का है कि नहीं रहे हो? महिलाओं को धोखा दे रहे हैं आप। नहीं, राहुल गांधी मुख्यमंत्री बदलने वाले थे 10 दिनों में। आप किसानों एक-एक को भी करके, धोखा प्लीज। दे रहे हैं, महिलाओं को भी धोखा दे रहे हैं। बिहार की तरह 10,000 क्यों नहीं देते महिलाओं को? तो 10,000 का वादा ही नहीं किया ना उन्होंने। और आपने उन्होंने तो कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। और उन्होंने तो एक ही बार दिए ना, यहाँ तो अगस्त 2023 से मिल रहा तो है। आपका खजाना खाली था। हम 20,000, 10,000, 25,000, 60,000 ऐसे कर रहे थे। हम किसानों के हित की तो काम कर रहे थे। आप तो किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं इतनी सी बात किसान नहीं समझ पाए, लेकिन चलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा उत्साह या निराशा हो, साधारण बजट है। भविष्य की रणनीतियां बताई गई हैं। अब देखना ये होगा कि जमीन पर कितना उतरता है या कागजों में ही आंकड़ों की बाजीगरी नजर आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।